हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज एक और नई वीडियो के साथ जिसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ये मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी कम का वीडियो रहने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। बस थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है हम उसको लिमिटेड पढ़ेंगे, यानी इसका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक हैं सारे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि कंसेप्ट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? देखिए, हमने अब तक जो करंट पढ़ा नॉर्मल, वो हम कंडक्शन करंट पढ़ा करते हैं जो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन अब हम एक ऐसे करंट की बात कर रहे हैं जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो चार्जेस के मोशन की वजह से नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस है उस रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। तो ऐसा कोई भी रीजन, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होता है टाइम के साथ, तो ऐसे रीजन में एक करंट एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डेरिवेशंस की बात करें, इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करें, तो हमें सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये डी फाई ई बाई डी टी और ये बना डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास से डी क्यू बाई डी टी। सो बच्चों, यहाँ से अगर मैं डी क्यू बाई डी टी कैलकुलेट करता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिसके डी फाई ई बाई डी टी के। तो ये डी क्यू बाई डी टी कुछ और नहीं, इसी को ही हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। तो कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला बना आई डी का, वो बना एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले के अंदर बच्चों आपको जो टर्म दिख रही है वो दिख रही है डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो डिसाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट करंट को। अगर कहीं पर फील्ड कांस्टेंट है या फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर मीडियम नहीं होता, बिकॉज इस करंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट का जब कंसेप्ट आया उसके बाद जो एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ जो हम पढ़ा करते थे, एक चैप्टर में हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म वाले में, उसको मॉडिफाई किया। किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने कहा भाई, अकॉर्डिंग टू, देखो पहले मैं एम्पियर सर्किट लॉ की बात बताऊं, उसमें कहा जाता था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने कहा भाई देखो, ये जो टोटल करंट है ना, अब तक तुम पढ़ रहे थे उसको, जो करंट तुम कंसीडर कर रहे थे वो सिर्फ कंडक्शन करंट था। आज के बाद बोलो कि जो टोटल करंट है उसमें कंडक्शन भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। यानी स्टेटमेंट वही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट कौन सा है? कंडक्शन का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो बी डॉट डी एल क्लोज पाथ के लिए ओवर क्लोज सरफेस बोल दो, या यहाँ पर क्लोज पाथ वर्ड यूज करो, लूप वर्ड यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको कट कर देते। सो बी डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई लिखा करते थे एम्पियर सर्किट लॉ में, लेकिन मैक्सवेल भाई साहब ने मॉडिफाई कर दिया। अब लिखेंगे आई सी प्लस आई डी। आई सी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट और आई डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी की अगर वैल्यू पुट करें तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, तो कुछ इस तरह से बना बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और अगर इस इक्वेशन को तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है। अगर इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले तक हमने ये पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन इससे ये पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिज्म आ सकता है। इस लॉ को मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ भी बोल देते हैं। तो एग्जांपल की बात करें, जैसे कंडक्टिंग मीडियम्स अगर सिर्फ फायर्स वगैरह है तो उसमें कंडक्शन करंट होगा, वो नॉन जीरो होगा, लेकिन वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वहीं अगर इंसुलेटिंग मीडियम्स हैं वहाँ पर करंट कंडक्शन वाला नहीं होगा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। जैसे कैपेसिटर का एग्जाम्पल लें तो कैपेसिटर का बच्चों जो ये जो वायर रहता है बाहर, अगर इसमें कुछ करंट आई एंटर कर रहा है तो एक्चुअल में ये कंडक्शन करंट है,
लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के इस अंदर वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम है तो क्या यहाँ करंट नहीं होगा? यहाँ करंट होगा बच्चों, लेकिन कौन सा होगा? यहाँ होगा करंट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। फिर वापस वायर में यहाँ पर कंडक्शन करंट हो गया आई से। तो कंटिन्यूटी है करंट की यहाँ पर, चाहे वो कंडक्शन की फॉर्म में है चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में, कंटिन्यूटी है सर्किट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेम्स मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहा जाता है। कुछ नई नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसको एक अलग फॉर्मेट में सीखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट जो है वो एक्चुअल में गॉस लॉ है, जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें कहा जाता है ई डॉट डी ए। यहाँ पर बोल्ड लिखा है, यानी ये वेक्टर फॉर्म ही है बच्चों। अगर आप सिंपल लिख रहे हो तो वेक्टर का साइन लगा देना, ठीक है। इसमें बोल्ड लिख रखा है, इट मीन पहले से ही वेक्टर का सिंबल ये बना दिया है, बोल्ड लेटर में लिखा है, अदरवाइज ई वेक्टर डॉट डी ए लिखो। सो ई डॉट डी ए यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू टाइम्स होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के, या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल चार्ज के, वही है फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या फ़ायदा है इसको पढ़कर? सर इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मोनो चार्ज या सिंगल चार्ज होता है तो उसकी वजह से फ्लक्स भी होता है। इससे ये पता लगता है कि सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो विदाउट लूप भी रह सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, उसमें बी डॉट डी ए जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। क्या इंडिकेट करता है? कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए जीरो होगा। जीरो होने का मीन क्या है? कि क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड लूप्स होते हैं। प्लस आप ये बोल सकते हो कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाता तो यहाँ पर ये जीरो नहीं आता, कुछ टर्म मिलती है आपको। जीरो आने का मतलब जितनी फील्ड लाइन बाहर है उतनी अंदर आनी चाहिए। बाहर के लिए अगर नॉर्थ पोल रिस्पॉन्सिबल है तो अंदर के लिए साउथ होना जरूरी है, तो दोनों पोल एक साथ मिलेंगे, कभी सिंगल नहीं मिलेगा। थर्ड जो है बच्चों वो फैराडे का लॉ है। फैराडे का लॉ हम कुछ इस तरह से लिखते थे, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, कुछ ऐसा लिखते थे बस। अब इस EMF को हम बच्चों E डॉट डी एल भी तो लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर, अगर आपको दूसरा याद हो, चैप्टर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था, तो वहाँ से हम इस E को EMF को बच्चों, ये EMF है या इसको मैं वोल्टेज बोल दूँ तो वोल्टेज या EMF को लिख सकते हैं E डॉट डी एल। तो E डॉट डी एल जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप अगर देखें तो राइट हैंड साइड में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज दिख रहा है, और यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म की हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टेट्स तक पहुँच सकते हैं। यानी अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहाँ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और वहीं फोर्थ इक्वेशन जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैं बोलूँगा ये 3 और 4 नंबर इक्वेशन जो बहुत अच्छा कंक्लूजन ये निकालती है कि बाय चेंजिंग E यू कैन क्रिएट B, एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड B यू कैन क्रिएट E। यानी E और B दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेलिवेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नेचर में अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो वो बी को जनरेट कर सकता है, और बी अगर है वो ई को जनरेट कर सकता है। और यहीं से एक कंसेप्ट उभर के आता है कि ई एंड बी अगर कहीं पर चेंज हो रहे हैं, कहीं पर ई चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक बी बनाएगा, वो चेंज होगा तो ई बनाएगा, एक दूसरे को क्रिएट करते रहेंगे। तो हो सकता है आप इस तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें कहीं पर। लेट अस सपोज मेरे पास एक चार्ज है, हम उसको एक्सेलेरेट करवाएं तो एक्सेलेटिंग चार्ज आपको पता है चेंजिंग फील्ड बनाएगा। चेंजिंग फील्ड बना, उसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस इक्वेशन से पता लग रहा है। फिर उस फील्ड ने फिर ई बनाया, ई ने बी बनाया, बी ने ई बनाया। तो आपने एक जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट की, लेकिन वो डिस्टर्बेंस अब आगे बढ़ रही है, ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उस डिस्टर्बेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आप बोल सकते हो कि ओरिजिन जो है यही कंसेप्ट है, ई क्रिएट्स बी, बी क्रिएट्स ई, लेकिन दोनों चेंजिंग होने ज़रूरी है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो एक ऐसा वेव, एक ऐसा डिस्टर्बेंस इन विच देयर इज अ साइनोसोडियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। साइनोसोडियल वेरिएशन है, उनका ग्राफ साइन या कोस जैसा है जो रिपीट हो रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड एक्सिस में जा रही है, ये अगर उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है,
ठीक है। एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ तो वाई एक्सिस में हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपस में बच्चों परपेंडिकुलर होंगी। सो दिस इज अ बेसिक सा डेफिनेशन। और ये रिप्रेजेंटेशन है ईएम वेव का ग्राफिकल। आप देख सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रहा है साइनोसोडियल। और ये जो लाइन देख रहे हो ये जस्ट आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की वैल्यूज़ हैं अलग अलग टाइम पे। ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएं तो ये बी की वैल्यूज़ हैं बच्चों। और वेव अल्टीमेटली जा किस डायरेक्शन में रही है, जेड में जा रही है। तो अगर आप ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करो तो ये आपको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। प्लस बच्चों इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिए तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको हम ई नोट से भी लिख देते हैं, पीक वैल्यू। और ऐसे ही बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों उसको हम बी नोट से लिख देते हैं। अब इस ईएम वेव की प्रोडक्शन की बात करें, किस किस वे से हम ईएम वेव्स को बना सकते हैं। फर्स्ट वेरी सिंपल, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो ईएम वेव क्रिएट कर सकता है। अभी मैंने एग्जांपल से बताया था। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर सच एज एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर एक डिवाइस है जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज को ही ऑसिलेट करते हैं और जिससे वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यार ये तो सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर स्टेट में तो चला जाता है लेकिन वहाँ रहता नहीं है ज़्यादा टाइम, वापस नीचे जंप करता है, बदले में एक लाइट या फोटोन एमिट कर देता है। वो एक्चुअल में ईएम वेव ही होती है। ठीक है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन, उसके बाद का ही प्रोसेस है। और एक तरीका और है, जब एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करता है उस केसेस में भी कुछ स्पेशल टाइप की वेव्स, ईएम वेव्स निकलती हैं। स्पेशली वैसे तो एक्सरेज बनती है, ये एक्सरे का प्रोडक्शन का तरीका है, लेकिन एक्सरे भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में ये चीज़ें जो है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस बार के सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है लेकिन छोटी छोटी पॉइंट्स इसके अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तभी ये बहुत अच्छे से जाएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईएम वेव में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी तीन चीजें ई बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों अलग अलग एक्सेस पे होंगी, एक्स वाई जेड। और ऐसा नहीं कंपलसरी कि ई को हमेशा एक्स एक्सेस पे दिखाओ, बी को वाई पे दिखाओ और वेव को जेड पे दिखाओ जाते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एक्सेस पे अलॉट कर सकते हो लेकिन तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअल। नेक्स्ट, ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताता है। ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर किसको कहते हैं, अगर कोई भी चीज़ वेव की अगर स्पेशली बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर अगर कोई वेरिएशन हो रहा है उसको ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। क्लास 11th में आपने ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर पढ़े होंगे मे बी, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट सिंपली पता होना चाहिए ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी सेम होती है। सेम का मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 10 ऑसिलेशन ही कंप्लीट करेगा। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है। एंड एक और चीज़, अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल है उसको तुम 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हो, उसने जो ईएम वेव बनाई उसकी फ्रिक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज होगी। यानी चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही ईएम वेव की फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, और इस साल के सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर में इसी पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था। क्या देखिए, अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है तो हम उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन इक्वेशन जो कि होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। अब आप लेट सपोज की जो वेव है वो जेड एक्सिस में मूव कर रही है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे दिखाया और मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे दिखाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूँ सो इसको लिखा ई एक्स, एक्स स्टैंड फॉर ये एक्स एक्सिस में जा रहा है इसलिए हमने एक्स लिखा। अगर आप कोई और एक्सिस कंसिडर करो तो यहाँ पर वो लिख सकते हो। सो इज इक्वल्स टू ई नोट, ई नोट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन जो इसकी वेरिएशन या ग्राफ को इंडिकेट करता है, इंटू के जेड माइनस ओमेगा टी। के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो जेड है ये इंडिकेट करता है बच्चों वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये के साथ जो भी टर्म लिखा होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और अगर यहाँ उस पर्टिकुलर एक्सिस के जस्ट आगे नेगेटिव साइन लगा है तो इट मीन वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रही है, और अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा होता इट मीन वेव नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रही है।
ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और टी उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पर हम फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस टाइम के लिए फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ई एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू इंटू साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसके जैसे लिखा जाता है, बी वाई, वाई क्यों लिखा, बिकॉज बी को हमने वाई एक्सिस पे कंसीडर किया है, इज इक्वल्स टू जस्ट ई नोट की जगह आप बच्चों बी नोट लिख दीजिए, इक्वेशन सेम होगी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड का आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर ई नोट पता है तो बी नोट निकालने का भी एक तरीका है, बाकी इक्वेशन एकदम सेम है। अब यहाँ ई नोट और बी नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। के जो लिखा हुआ था के एक्स माइनस या के जेड माइनस जो लिखा था, के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट या इसको वेव नंबर बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेव लेंथ, तो हम इस फॉर्मूले से वेव लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपको कहीं लिखा है 200 साइन 100 जेड माइनस ओमेगा टी, कुछ ऐसा लिखा है। ये लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आप जैसे ही इसको देखते हो तो सबसे पहले बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई देखो ये जो है ये एम्पलीट्यूड गिवन है, शायद ये ई नोट का वैल्यू है। जेड के आगे तो के लिखा होता है तो आई थिंक सो के का वैल्यू क्या है बच्चों 100 है। तो यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट लैम्डा, बिकॉज 100 को तुम इक्वेट कर सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा से। इसी तरह से ये जो ओमेगा लिखा होता है, ओमेगा इज एक्चुअल इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, या जिसको हम 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ओमेगा गिवन है तो यूजिंग दैट ओमेगा तुम फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको हो सकता है कि इक्वेशन गिवन हो और आपको उस इक्वेशन की हेल्प से के या ओमेगा या लैम्डा या टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी इनमें से किसी को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मूव करिए उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम इस ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को प्रोपेगेशन कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो 2 पाई फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, न्यू इंटू लैम्डा फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आया विच इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट सी। तो आप बोल सकते हो कि ओमेगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनका रेशो, ऊपर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है नीचे प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इनका रेशो स्पीड के ही इक्वल होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, एमसीक्यू क्वेश्चन में दिख सकता है बच्चों। और आपको पता है वैक्यूम के लिए हम इसको 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड चीज़ है जो हमने एक और चैप्टर में पढ़ा था। और अगर वैल्यू की बात करें सब बच्चों को इस वैल्यू का पता है तो मैं बोलूँगा नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ई नोट एंड बी नोट जो है इनका जो रेशियो है वो सी स्पीड के इक्वल होता है। आप ऐसे बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो ई का वैल्यू है और जो बी का वैल्यू है उनका रेशियो सी के इक्वल होता है। क्यों ये फॉर्मूला काम का है, बिकॉज बच्चों अगर आपको ई फंक्शन गिवन है और आपको बी एज अ फंक्शन लिखना है तो बाकी टर्म तो ठीक है साइन और सारा डिट्टो आ जाएगा, लेकिन बी नोट कैसे निकालोगे। तो आपको जो भी ई नोट गिवन होगा आप उसकी हेल्प से बी नोट निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ई नोट बाय बी नोट इज इक्वल्स टू सी। अगर बी नोट निकालना है तो ई नोट बाय सी होगा, सी की वैल्यू ऑलरेडी नो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में स्पीड जो होती है आपको पता है सबको 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमने अभी भी लिखा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कोई भी अदर मीडियम हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एक तो सिंबल सी की जगह हम सिंबल वी यूज़ करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पर म्यू क्या है, किसी मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और ये है उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम की। और अगर हम इसको चेंज करें बच्चों, हम इसकी जगह लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नोट, और इसकी जगह भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ से देखो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा रूट में, उसको सी लिख सकते हो, तो सी बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। इस चीज़ को बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाता है, इसको एन लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला भी हमने रेप्टिक्स में शायद पढ़ा हो, 10th में भी पढ़ा हो आपने, ठीक है। सो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। और इसी फॉर्मूले से देखिए अगर v इज इक्वल्स टू सी बाई एन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, वैक्यूम में स्पीड बाई मीडियम में स्पीड, इसी से ये फॉर्मूला बनता है। सो इट मीन देखो यार कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी स्पीड को डिसाइड कौन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है एक्चुअली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एप्सिलॉन नोट फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि कितना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या एनर्जी कैरी करता है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होती है, और दोनों इक्वल एनर्जी स्टोर करते हैं।
अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के पास होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। यहाँ पर ई और बी कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ई एम वेव में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आर एम एस वैल्यू। और अगर बच्चों पीक वैल्यू की टर्म में लिखना है हमें, कांस्टेंट की टर्म में, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट। देखो हमें एक रिलेशन पता है, ई आर एम एस जो होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2 होता है, तो हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं बच्चों अगर पीक वैल्यू की टर्म में लिखना है। अदरवाइज आप आर एम एस की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम एज चीज इसको चेंज करना है तो हाफ बी की जगह बी नोट बाई रूट 2 का स्क्वायर और म्यू नोट, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है दोनों में, तो कैसे करें? अगर मैं इस यू ई को यू बी के इक्वल प्रूफ कर दूं, इट मीन एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चलिए उसका प्रूफ करते हैं। देखो मैं यू ई को कंसिडर कर रहा हूँ, क्या यू ई को हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। इसको थोड़ा सा चेंज करें, तो क्या आप मुझे एक फॉर्मूला अगर बताएं बच्चा लोग, तो क्या सी जो होता है वो ई नोट बाई बी नोट होता है, इसी तरह से ये ई आर एम एस बाई बी आर एम एस भी होगा, तो आप ई आर एम एस को सी मल्टीप्लाई बाई बी आर एम एस लिख सकते हो, तो बस उसी को मैंने यहाँ लिखा, तो ये बना हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा बच्चों हमने बी इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर। सो थोड़ा सा चेंज करने से हमारे पास बना हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप बताओ जरा, क्या सी 1/अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट है? तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसकी जगह लिख दिया हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको सी स्क्वायर को लिखा बच्चों 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी आर एम एस का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, हमारे पास बचा हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नोट। सर ये तो यू बी आ गया, ये तो यू बी होता है, हम लेके चले थे यू ई, आ गया यू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? यू ई और यू बी बराबर है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल है, इट मीन एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ई एम वेव के अंदर। एंड अगर हम इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू ई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड लिखिए तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर ई नोट बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसको थोड़ा सा एग्जैक्टली लिखना हो तो 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही यू बी को अगर हम लिखते हैं बच्चों, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 1/4 बी नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट, ये एम्पलीट्यूड की टर्म में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंटिंग वेक्टर। इतना ज़्यादा फेमस नहीं है ये जो पॉइंट है, लेकिन ठीक है, समझ आना चाहिए। अब एक ई एम वेव जो मूव करती है, एक्चुअल में वो एनर्जी तो कैरी कर रही है। तो आपसे बोलूँ भाई मुझे एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर एरिया में से हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी हर एक सेकंड में एनर्जी कितनी फ्लो हुई थ्रू यूनिट एरिया, उसको पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। एस वेक्टर, एस इसका सिंबल रहता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/म्यू नोट ई क्रॉस बी। अगेन इसका डेरिवेशन नहीं करना इस फॉर्मूले का, ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ई क्रॉस बी दिख रहे हैं तुम्हें बच्चों, और यहाँ पर एस वेक्टर दिख रहा है, इट मीन पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ई क्रॉस बी। अच्छा याद करो, थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में मैंने बताया ई क्रॉस बी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है, तो इट मीन एस किसके अलोंग है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यार वेव अपनी एनर्जी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग ही तो लेके जाती है। और अगर इसी फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें बच्चों, तो आपको पता है यहाँ पर इसको क्रॉस को हटा के साइन थीटा आता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली ई बी बाई म्यू नोट लिख सकते हैं। नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, इसकी दो डेफिनेशन है। पहली बहुत ही सिंपल सी, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, इसकी एवरेज वैल्यू जो है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ वेव बोलते हैं। एवरेज वैल्यू क्यों? बिकॉज ये अलग अलग डायरेक्शन में वेरी कर सकता है, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। बट इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको ज़्यादा बेटर जो है एक्सप्लेनेशन देता है, सेम वही जो उसमें लिखा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। फॉर्मूले की बात करें, आई एक्चुअल में वो एस का एवरेज वैल्यू होता है, सो इसको एवरेज वैल्यू लिखें तो ये ई नोट बाई बी नोट
बाय ई नोट वी नोट बाय म्यू नोट लिख सकते हैं, यहाँ ये पीक वैल्यूज़ की टर्म में है। और अगर आपको पता है ई और बी का रिलेशन होता है सी के साथ, ई बाय बी या ई नोट बाय बी नोट सी लिखते हैं, तो वहाँ हम चेंज करके बी नोट की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ सी इंटू ई नोट बाय सी पुट करूँ तो ये बन सकता है। या फिर सी इंटू यू की एवरेज वैल्यू, यू यहाँ पर है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। बट ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फॉर्मूले बच्चों, सिंपल ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। एक्चुअल में इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। यूनिट की बात करें जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को वॉट भी लिखा जाता है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव एनर्जी कैरी कर रही है, मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम होता है। सो लेट अस सपोज कोई एक ईएम वेव है और उसके पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो यू है, ठीक है, जो वो किसी सरफेस को प्रोवाइड करता है वाइल कोलिजन। जैसे एक ईएम वेव किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो उस केस में यू अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफ़र करती है उस सरफेस को इन गिवन टाइम टी में। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पी इज इक्वल्स टू यू बाई सी। कब? अगर ईएम वेव जो है सरफेस पे गिरी और उस सरफेस ने उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, उस केस में जो मोमेंटम चेंज होगा वो होगा u बाई सी। यहाँ पर u क्या है? एनर्जी ऑफ द ईएम वेव, और c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और अगर क्या है, वेव स्ट्राइक करके वापस चली जाती है बच्चों, तो मोमेंटम चेंज होगा वो होगा 2u बाई सी, क्योंकि आते टाइम इतना, जाते टाइम इतना, टोटल चेंज आएगा डबल ऑफ u बाई सी। ऐसे ही एक टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर, छोटा सा कंसेप्ट है। ईएम वेव अगर आई इंटेंसिटी की है, किसी सरफेस पे गिरती है, तो वो प्रेशर भी अप्लाई करती है। हालांकि ईएम वेव का प्रेशर का वैल्यू बहुत थोड़ा होता है, अदरवाइज हमें फील हो रहा होता है कि भाई मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है और मुझे यहाँ कुछ प्रेशर फील हो रहा है लाइट वाइट का, हर तरफ से लाइट आ रही है, बट ये प्रेशर का वैल्यू बहुत थोड़ा होता है। लेकिन होता कितना है देखें, अगर वही सेम केस अगर सरफेस पे वेव आके स्ट्राइक करती है और वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है, तो रेडिएशन प्रेशर कैपिटल पी इज इक्वल्स टू आई बाई सी। यहाँ पर आई है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। और वहीं अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये डबल ऑफ आई बाई सी हो जाएगा। चाहो तो ये फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं जो दोनों बच्चों, ये फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करना चाहें तो मोमेंटम एक्चुअल में फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स की वैल्यू फिर हम एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, जो ईएम वेव है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। इट मीन एक से ज़्यादा वेव जब मिलती हैं उनका जो सिंपली डिस्प्लेसमेंट्स है वो एडअप हो जाते हैं, और वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जैसे जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं ये उसको भी करता है। ईएम वेव जो है वो डॉपलर इफेक्ट भी शो करते हैं, यानी अगर आपसे बोले कि एक सोर्स ऑफ ईएम वेव वो मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उनके रिलेटिव मोशन से जो फ्रिक्वेंसी है हमें उसमें अपरेंट चेंज मिलता है। और अगर एक ईएम वेव में देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन ह्यूमन आई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव है, इसलिए हम उसको लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वैसे इस चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक नहीं है वैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या एक सिंगल वेव होती है या काफ़ी सारी वेव्स का एक ग्रुप है? एक्चुअल में ईएम वेव के अंडर टोटल 7 वेव्स आती हैं, और अगर उन सबको आप उनकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, यू कैन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो लेकिन बस उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसको याद करने का एक मैंने छोटा सा तरीका लिखा है, राजू मामा इन वृंदावन यूज एक्सरे गॉगल्स। R stands for radio wave, M for microwave, I for infrared, V for visible, U for ultraviolet, X for X-ray and G for gamma ray। एंड इस विजिबल में 7 कलर आ जाते हैं आपके, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये सीक्वेंस इस तरह से अगर आप फॉलो करो, रेडियो से माइक्रो जाओ, माइक्रो से इंफ्रा, इंफ्रा से ये वाला रेड जंप करो, और इस रेड से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट एंड अल्ट्रा वॉलेट, देन एक्सरे, देन गूगल। इधर इस साइड मूव करने से जो एनर्जी ऑफ दीज ईएम वेव्स या इनके फोटोन की जो एनर्जी है या इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है। यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या एनर्जेटिक फोटोन गामा रेज के होंगे और सबसे कम रेडियो वेव के। और वहीं इस सीक्वेंस में इस तरफ जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इट मीन हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, सबसे कम होती है गामा रेज की। अब इनको इंडिविजुअल हम डिस्कस करते हैं, एक एक को, इनके यूजेस, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इनके यूजेस पे गारंटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
अब डिफरेंट में सबसे पहले बात आती है रेडियो वेव की। हम अगर रेडियो वेव की बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स हैं और फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहेगी। तो 500 किलो हर्ट से लेकर लगभग 1000 मेगा हर्ट तक रहती है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन 0.1 मीटर, तो मतलब कुछ मीटर्स के अंदर इनकी वेवलेंथ होती है। अगर इनके प्रोडक्शन की बात करें तो जो एरियल्स रहते हैं, एंटीनाज रहते हैं, तो एंटीना में चार्ज को एक्सेलेट या डी एक्सेलेट करवा के, या सिंपल बोलो तो मेटलिक एंटीनाज में चार्ज को आप ओसिलेट करवाओ, एक्सेलेट करवाओ, उससे ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, खासकर कौन सी, रेडियो वेव्स। रिसीव करने के लिए भी हम एंटीनाज का यूज़ करते हैं, एरियल्स का यूज़ करते हैं। बात है यूजेस की, तो रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में रेडियो वेव का ही यूज़ होता है, और सेलुलर फ़ोन में कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है बच्चों। ये अलग अलग बैंड है, एनसीईआरटी में गिवन है, सो हमें इनको पढ़ना है। तो मतलब बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब सेलुलर कम्युनिकेशन में भी एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड जिसको कहा जाता है, उसकी लगभग 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज तक रेंज रहती है। शॉर्ट वेव बैंड अप टू 54 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। टीवी ट्रांसमिशन जो होता है उसके लिए जो रेडियो वेव रिस्पॉन्सिबल है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको शायद पता होगा, एफएम रेडियो वेव्स बैंड जो है, ठीक है, वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। और सेलुलर जो फ़ोन है जिसको हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड बोल देते हैं, वो 300 टू 3000 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। तो ये इसके जनरली कम्युनिकेशन पर्पज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ है। वहीं दूसरी वेव की ओर बढ़े, विच इज़ माइक्रोवेव, जिनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर होती है। जनरली आप वेवलेंथ ही याद रखें इनकी। और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो बच्चों इनकी फ्रिक्वेंसी लगभग गीगा हर्ट्ज में रहती है, 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। प्रोडक्शन की बात करें तो स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है इनको प्रोड्यूस करने के लिए। अब वैक्यूम ट्यूब्स के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैलिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, गन डायोड, ये सब वैक्यूम ट्यूब है एक टाइप से, इनकी हेल्प से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। डिटेक्शन की बात करें तो बच्चों इसके लिए भी स्पेशल डायोड्स रहती हैं, उनकी हेल्प से माइक्रोवेव को डिटेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट यूजेस पे आते हैं तो वेवलेंथ इनकी कम है, दैट्स वाई ये रडार सिस्टम में यूज़ होती है। हालांकि रडार की फुल फॉर्म देखो तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, नाम में रेडियो आ रहा है तो हम सोचते हैं रेडियो वेव यूज़ होगी, बट नहीं, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज़ होती है बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट वेवलेंथ। और रडार सिस्टम बहुत जगह यूज़ होता है, वो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी यूज़ होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में किसका यूज़ होता है, माइक्रोवेव का। रडार में किसका यूज़ होता है, माइक्रोवेव का। अब रडार का यूज़ एज अ स्पीड गन भी करते हैं, चाहे वो टेनिस बॉल की स्पीड मेज़र करनी है, या क्रिकेट बॉल की स्पीड मेज़र करनी है, या कोई ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है उसकी स्पीड पता करनी है, चालान कटवाते हैं जो पुलिस वाले से हम, तो वो रडार सिस्टम का यूज़ करते हैं। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, खासकर माइक्रोवेव लिंक, एक एंटीना से डायरेक्ट दूसरे एंटीना तक एकदम सीधा भेजना है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक एंटीना है और एक एंटीना ये है, यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल गया, रिसीवर सीधा ट्रांसमीटर से रिसीव करेगा, तो इसको एलओएस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोवेव यूज़ होती है। और माइक्रोवेव ओवन के अंदर है, ये तो आज के टाइम पे सब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो माइक्रोवेव ओवन एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअल में माइक्रोवेव ओवन का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी खाने को आप कुक करना चाहते हो, पकाना चाहते हो, बस उसको गर्म कर दो। और हर खाने में ऑलमोस्ट वाटर कंटेंट होता है, सब में पानी होता ही होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसका वाटर एज अ कंस्टिट्यूएंट होगा ही होगा। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे होते हैं बच्चों, जो लगभग 3 गीगा हर्ट्ज होती है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, जिससे वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे हैं। और इस माइक्रोवेव ओवन में भी क्या किया जाता है, हम माइक्रोवेव ओवन को जब ऑन करते हैं, इट मीन माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव्स एमिट करता है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी भी लगभग गीगाहर्ट्ज में रहती है। और जैसे ही माइक्रोवेव ओवन की फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, तो एक रेजोनेंस की कंडीशन आती है। वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, यानी एनर्जी गेन कर लेते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल हीटअप हो जाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल अकेले तो है नहीं, वो फूड के अंदर है, तो उनकी हीट फूड को मिल जाती है, और इस तरह से फूड हीटअप हो जाता है या कुक हो जाता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन। और इसमें स्पेशल कंटेनर यूज़ होते हैं, आपको पता है पोर्सेलिन कंटेनर होते हैं, जिनमें या जिनकी अगर हम बात करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, माइक्रोवेव के साथ मैच नहीं हो पाती, तो इसलिए ये सेफ रहते हैं इनके कंटेनर। मेटल के भी यूज़ नहीं किए जाते जनरली इस पर। नेक्स्ट वेव की बात करें, इंफ्रारेड, जिनको हीट वेव्स भी बोला जाता है, इनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर तक रहती है, और फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ लिखी है, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो एटम या मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट बॉडीज़ हो, जैसे सन है,
और भी बहुत सारे हैं, जैसे CO2 लेज़र है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो वो इंफ्रारेड एमिट करते हैं। इवन हमारी बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है तो हम भी इंफ्रारेड एमिट कर रहे हैं, हालांकि हमें दिखता नहीं है, हम सिर्फ विजुअल को देख पाते हैं, बट हर वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड को एमिट करता ही करता है। डिटेक्शन के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर्स, IR फोटोग्राफिक फिल्म्स, मतलब कुछ फिल्म्स होती है जैसे ही उस पर IR गिरता है तो अपना कलर चेंज कर लेती है, किसी तरह से इंडिकेशन दे देता है, तो इस तरह से उनको डिटेक्ट करते हैं। यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूजेस है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन इसी की वजह से है। तुम्हें पता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2, अमोनिया, वाटर मोलिक्यूल, ये सब बहुत सारे हैं। और सन से UV विजिबल इंफ्रारेड आती है तो उसमें से इंफ्रारेड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है और एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर का। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही हीटिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है। सोलर सेल इसी के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, चाहे सैटेलाइट्स के सोलर सेल्स की बात करें, चाहे हमने सोलर पावर प्लांट्स लगा रखे हैं उनके सोलर सेल्स की बात करें, वो जनरली इंफ्रारेड की हेल्प से ही एनर्जी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फोटोग्राफी स्पेशली फोग कंडीशन में, स्मोक कंडीशन में, या नाइट फोटोग्राफी में, खासकर जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं बच्चों, वो अपनी कैमराज में IR सेंसर्स का यूज़ करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है हमारे हाउस होल्ड सिस्टम जैसे टीवी का रिमोट हो, वीडियो रिसीवर्स हो, वाईफाई सिस्टम, उन सब के रिमोट्स में भी जनरली IR सेंसर्स रहते हैं, इंफ्रारेड सेंसर रहते हैं सामने वाले रिसीवर में, रिमोट कंट्रोल से जब दबाते हैं तो वहाँ पर इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। कुछ जगह पर बच्चों फिजिकल थेरेपी में यूज़ किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर मसल में कोई पेन है, स्ट्रेन है, उसको ट्रीट किया जाता है, उस पर्टिकुलर मसल को हीट करते हैं यूजिंग इंफ्रारेड। 4 नंबर पे आता है विजिबल लाइट बच्चों, जिसको सिंपली लाइट बोल दो या विजिबल रेज बोल दो इनको। ये इसका वेवलेंथ तो आप सबको पहले से पता है, 700 नैनोमीटर टू 400। 700 है ये रेड का है, और जो 400 है ये वॉलेट कलर का है, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आता है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो जनरली वो विजिबल लाइट ही एमिट करता है। डिटेक्ट करता है कौन? ह्यूमन आई करती है, ठीक है, फोटो सेल्स होते हैं, कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है कैमरा की, जो नेगेटिव जिनको कहा जाता था, वो सब डिटेक्ट हो जाते हैं उनसे, ठीक है। हमारी आंखें जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सेंसिटिव है, सिर्फ 700 टू 400 ही हमारी रेंज है, इतना ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कम हम नहीं देख सकते। लेकिन अलग अलग एनिमल्स अलग अलग होते हैं, देखो सबकी रेंज अलग अलग है। जैसे स्नेक्स है वो IR को भी देख सकते हैं, इंफ्रारेड वेव को देख सकते हैं, विजिबल को भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग रेंज रहता है, ये ह्यूमन आई का है हमारे। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, UV रेज, सन से हमें UV में मिलती है। इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर रहता है। देखो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना धीरे धीरे। प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो किसी भी एटम के जो इनर शेल होते हैं ना, उनमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर एनर्जी लेवल से लोअर शेल में आता है तो उससे UV रेज बनती है। सिर्फ यही नहीं, कुछ स्पेशल लैंप्स हैं उनकी हेल्प से भी UV रेज बनती हैं, और सन जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है वो भी UV रेज एमिट करता है। डिटेक्ट करने के लिए अगेन फोटो सेल्स यूज़ किए जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स का यूज़ किया जाता है। बच्चों ये ग्लास में से पास नहीं हो सकती UV रेज, इसीलिए वेल्डिंग करते टाइम देखा होगा जो वेल्डर्स रहते हैं वो एक ग्लास यूज़ करते हैं या गोगल्स पहनते हैं। रीज़न, क्योंकि वेल्डिंग के ड्यूरेशन में UV रेज एमिट होती हैं और ग्लास से वो पास नहीं होंगी तो आइज़ है हमारी सेफ रहती है। और वहीं सन, आप सबको पता है UV रेज का बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन बहुत सारी UV रेज ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, ओजोन लेयर उसको रोकता है, और ओजोन की कहानी तुम सबको पता है, 40 से 50 किलोमीटर ऊपर हाइट पे क्या काम करता है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। अगर UV रेडिएशन आती है, अगर अगर वो नहीं रोक पाता तो उससे हो सकता है कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ज़्यादा मेलेनिन नाम से जो एक पर्टिकुलर बोल सकते हो सब्सटेंस या केमिकल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे कलर जो है चेंज हो सकता है स्किन का, स्किन टैनिंग और फर्दर स्किन कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ये ओजोन का दे रखा है, अभी CFC वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। बात करते हैं यूजेस की, ये ज़रूरी है। लेसिक सर्जरी, सबने सुना होगा यार, आई सर्जरी होती है, लेसिक की फुल फॉर्म भी लिख रखी है, काम की नहीं है अभी तुम्हारे, सिर्फ याद रखो लेसिक सर्जरी में UV रेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक कोहेरेंट बीम की तरह है, एक पर्टिकुलर लाइन में ये सीधा जाती है और उसको एक छोटी सी जगह पे फोकस करके यूज़ किया जाता है। UV लैंप भी यूज़ होते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, वाटर प्योरीफायर में देखा होगा RO+UV प्योरीफायर्स पे लिखा होता है, RO रिवर्स ऑस्मोसिस, UV अल्ट्रावायलेट, बिकॉज UV से उसके माइक्रोब्स या जर्म्स को किल करते हैं। तो ये दो मेन इसके यूज़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज़ एक्सरेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम एक्सरे क्यों आया, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देना। इसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। और प्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो एक्सरे ट्यूब्स होती हैं स्पेशल, या इलेक्ट्रॉन अगर इनर शेल से हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आते हैं तब,
या ऐसे बोल दो कि अगर हमारे पास कोई हैवी मेटल है और उससे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, तब भी वो मेटल का प्लेट जो है वो एक्सरे एमिट करता है। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। डिटेक्शन के लिए वही फोटोग्राफिक प्लेट्स, गाइगर ट्यूब्स या इसको गाइगर मूलर ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, या आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों, इनकी हेल्प से इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो डिटेक्शन थोड़ा कम पूछा जाता है, जनरली यही चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना। यूजेस सबसे ज़्यादा मेन पता होनी चाहिए। तो एक्सरे का यूज़ किया जाता है एज अ डायग्नोस्टिक टूल, मेडिसिन या डॉक्टर लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लिख भी रखा है, जैसे फ्रैक्चर है, कोई डिजीज्ड ऑर्गन है, कोई मैटर है, जैसे बुलेट स्टोन बॉडी के अंदर है उसका पता लगाना है, कहीं मेलिगेंट ग्रोथ है उसका पता लगाना है, तो सब जगह एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इवन कुछ जगह रेडियोथेरेपी में, ऐसे नहीं बोलूँगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेन गामा रेज रिस्पॉन्सिबल है, ट्रीटमेंट में उसका यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर की फॉर्म्स होती हैं जिनमें एक्सरे भी यूज़ हो जाती हैं। तो अगर आपसे कैंसर का पूछे तो फर्स्ट प्रेफरेंस गामा रेज ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लिखा है यहाँ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। एंड डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा यार, चेकिंग सिस्टम में एयरपोर्ट वगैरह पे इसका यूज़ किया जाता है एक्सरेज का। एक्सरे मशीन में से चीज़ों को पास करते हैं देखने के लिए। द लास्ट वन इज़ गामा रेज, जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन या एनर्जी वाले होते हैं। वेवलेंथ इनकी बहुत कम होती है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स है। जनरली रेडियो एक्टिव डिके, कोई एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, जो अनस्टेबल है, जब उसका डिके होता है तब उस ड्यूरेशन में गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। गामा रेज को फोटोन भी बोल देते हैं सिंपली। फोटोग्राफिक प्लेट, गाइगर ट्यूब, आयनाइजेशन चैम्बर, जो एक्सरे का डिटेक्शन था वही सेम है। यूजेस की बात करें तो सबसे मेन यूज़ यही है, कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं, जैसे फूड स्टफ्स को प्रिजर्व रखने के लिए हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों ये थे आपके एक्सरे, गामा रे, जो जितनी भी EM वेव्स हैं उन सबके यूजेस। तो आई थिंक सो बहुत यूज़फुल वीडियो रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अच्छा अच्छा कमेंट भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।